आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आज का लक्ष्य बड़ा सीधा है। इस एक्ट को ऐसे तोड़कर समझना है कि एग्जाम में आने वाला एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। हर एक फैक्ट सीधा दिमाग में लॉक हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फटाफट हमारा रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम बैकग्राउंड और ब्रिटिश वादों को समझेंगे, फिर इसके निर्माता, प्रांतीय डायरकी, केंद्र में आए बदलाव, इसकी कमियां और आखिर में एक जबरदस्त फाइनल रिव्यू। ये समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर ही एग्जाम प्रेप का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बैकग्राउंड और ब्रिटिश प्रॉमिसेस। वर्ल्ड वॉर 1 और ऑगस्ट डिक्लेरेशन का क्या कनेक्शन था, चलिए देखते हैं। यहाँ इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1914 से 1918 के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट? भारत ने उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी मदद की, सैनिक दिए, पैसा दिया, रिसोर्सेज दिए। इस बेहिसाब मदद के बदले एक बड़ी उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन मिलेगा। इसी प्रेशर में 1917 का ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया और आखिरकार 1919 में ये एक्ट पास किया गया। जैसा कि क्लियर है, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड एकदम पीक पर थी। 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू ने ये प्रॉमिस किया था कि भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी। ये वादा एक तरह से फाउंडेशन स्टोन बन गया इस 1919 के एक्ट का। सवाल ये था कि क्या ये वादा हकीकत में बदलेगा? आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, द आर्किटेक्ट्स एंड कोर स्ट्रैटेजी। आइए उन दो लोगों से मिलते हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन किया। ये दो नाम तो दिमाग में एकदम प्रिंट कर लीजिए। एडविन मॉन्टेग्यू उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इन दोनों के रोल्स की वजह से ही इस एक्ट को ऑफिशियली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है। एग्जाम्स में ये दूसरा नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बिना अपना मुकम्मल कंट्रोल खोए किसी देश में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे लाई जा सकते हैं? ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से करने की कोशिश की। और ये चालाकी सबसे ज्यादा कहाँ दिखी? हमारे तीसरे सेक्शन में, अंडरस्टैंडिंग प्रोविंशियल डायरकी, द डबल गवर्नमेंट सिस्टम। ये पार्ट पूरे एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला फीचर है, डायरकी। ये शब्द सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है डबल गवर्नमेंट यानी दोहरी शासन प्रणाली। इसे प्रोविंसेस यानी प्रांतों में लागू किया गया। ये फैक्ट बिल्कुल याद रखना है कि डायरकी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस। इस सिस्टम के तहत विषयों को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। अब ये दोहरी प्रणाली कितनी बायस्ड थी, ये इस बंटवारे से साफ झलकता है। एक तरफ थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, जस्टिस यानी पैसा और पावर। इन पर पूरा कंट्रोल गवर्नर और ब्रिटिश ऑफिशियल्स का था। इंडियन मिनिस्टर्स का इसमें कोई दखल नहीं था। और दूसरी तरफ थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जिनमें काम ज्यादा और बजट कम था। वो इंडियन मिनिस्टर्स को पकड़ा दिए गए। इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। रिजर्व्ड का मतलब है रियल पावर और ट्रांसफर्ड का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बस ये ट्रिक याद रखनी है और असल ताकत किसके पास थी, इसका जवाब तुरंत मिल जाएगा। प्रोविंसेस को समझने के बाद चौथे सेक्शन पर आते हैं, चेंजेस एट द सेंटर। केंद्र के स्तर पर आखिर क्या नए स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए? केंद्र में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बदलाव आया वो था बाइकैमरलिज्म। पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो सदनों में बांट दिया गया। पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे अपर हाउस कहा गया, और दूसरा था लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहा गया। ये बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर वाला पॉइंट तो हजारों बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। कुछ और बातें भी बहुत अहम हैं। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन वही बात एक ट्विस्ट था, वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे। सिर्फ अमीर लोगों, टैक्स देने वालों और एजुकेटेड लोगों को ही वोट देने का हक मिला। इसके अलावा 1909 का वो खतरनाक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जारी रखा गया, जहां मुस्लिम्स अलग से वोट करते थे। और इन सब कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल हमेशा की तरह बेहद पावरफुल बने रहे। प्रशासनिक तौर पर दो बहुत बड़े फर्स्ट्स हुए जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। पहला, भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित करने का प्रोविजन आया, जो आगे चलकर आज की आधुनिक यूपीएससी की बुनियाद बना। दूसरा, लंदन में इंडियन मामलों को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए एक नया पोस्ट बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया।
अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, डिफेक्ट्स एंड अनमेट एक्सपेक्टेशंस, द रियलिटी चेक। फीचर्स तो बहुत सारे देख लिए, पर असलियत क्या थी? यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में इस एक्ट ने उस रियल डेमोक्रेसी का वादा पूरा किया जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान किया गया था? जवाब है बिल्कुल नहीं। हकीकत कागजी वादों से बिल्कुल अलग थी। डायरकी पूरी तरह से फेल हो गई। इतना कंफ्यूजन था और आखिर में तो किसी भी मुद्दे पर गवर्नर अपनी ओवरराइडिंग पावर यूज कर लेता था। रियल सेल्फ गवर्नमेंट तो बस एक सपना ही रह गई। लिमिटेड फ्रेंचाइज की वजह से आम जनता चुनाव से पूरी तरह बाहर थी। और सबसे नुकसानदायक चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसने देश में कम्युनलिज्म और हिंदू मुस्लिम भेदभाव को और ज्यादा हवा दी। इस भारी निराशा को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिल्कुल सीधे और सटीक शब्दों में बयान किया, द रिफॉर्म्स आर इनसफिशिएंट। ये असंतोष और गुस्सा ही था जिसने आगे चलकर देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जैसी आग को भड़काया। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, लेगेसी एंड फाइनल रिव्यू, द अल्टीमेट एमसीक्यू आर्सेनल। चलिए एक क्विक रैप अप करते हैं। अगर अनबायस्ड होकर देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल और इलेक्शन एक्सपीरियंस जरूर मिला, थोड़ा सा इलेक्शन सिस्टम का दायरा बढ़ा, लेकिन नेगेटिव साइड बहुत भारी था। सच्ची डेमोक्रेटिक फ्रीडम ना के बराबर थी और राष्ट्रवादी नेता इन अधूरे सुधारों से गुस्से में थे। ये रहा अल्टीमेट चीट शीट, इसे दिमाग में फीड कर लीजिए। अदर नेम, मॉन्टैग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ईयर 1919। प्रोविंसेस में क्या आया? डायरकी। सेंटर में क्या आया? बायकैमरलिज्म। इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जारी रहा। वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड। इन 6 फैक्ट्स को याद रखिए, एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएगा। जाते जाते सोचिए एक बात पर, अगर कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म समाज में लोकतांत्रिक एकता लाने के बजाय डिविजन्स बढ़ाता है, तो क्या वो सच में आगे बढ़ने का कदम है या सिर्फ शासन करने का एक नया तरीका? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना सके।